हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीट 2021 के लिए डीसी सर्किट्स एनालिसिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने करंट एनालिसिस कर लिया था, अल्टरनेटिंग करंट तो नहीं किया लेकिन डायरेक्ट करंट के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो अब ये जो भी एनालिसिस करने जा रहे हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द डायरेक्ट करंट एनालिसिस। दैट मीन्स दिस इज योर डीसी सर्किट एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट सर्किट, जिन भी सर्किट्स में डायरेक्ट करंट फ्लो करता है उनकी एनालिसिस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे आज के लेक्चर में आप लोगों को डीसी सर्किट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम जो कि नीट 2021 में आती है। तो देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो डीसी करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। मतलब ये टाइम है, टाइम एक्सिस, और ये करंट एक्सिस। ठीक, तो करंट मान लो किसी एक फिक्स वैल्यू पे है तो ये इतना ही रहता है, बदलता नहीं है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितनी देर बाद भी देखेंगे इसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, जब चेंज ही नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं बैटरी के बारे में। देखिए बैटरी क्या है, जब एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये क्या है, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होते हैं, आपके आयंस होते हैं। केमिकल्स में दो तरह के होते हैं, एक एनायंस और एक होता है आपका कैटायंस। एनायंस नेगेटिव और कैटायंस आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो इन्हीं के मोशन से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी क्या है भाई, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैटरी बना दिया, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। इसमें आपका ZnSO4 या कहें कि CuSO4 भरा होता है। एक पॉजिटिव होता है जिसे कैथोड कहते हैं, एक एनोड कहते हैं। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। और ये जो केमिकल भरा होता है, दिस केमिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं। दोज आर कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोलाइट्स। 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक तो होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली। और ये क्या होगा, डिसोसिएट वेरी लेस, बहुत कम। मतलब अगर हमने 10 मोल लिया तो 9 मोल क्या हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट टूट जाएगा। डिसोसिएशन मतलब होता है टूट जाना अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। फिर वीक क्या होते हैं, जो डिसोसिएट तो होते हैं लेकिन ना के बराबर। मतलब जैसे मान लो हमने 100 मोल्स लिया तो कितने डिसोसिएट होंगे, 1 या 2 या 3 या 4। तो जितना ज़्यादा टूटेगा अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो कम टूटेगा उसे बोलेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इतना आप लोग नोट करें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाते हैं तो करंट कहां से कहां जाता है, इधर। ठीक, तो एक चीज समझेंगे
the obstruction offered by the electrolytes to the flow of current is called as internal resistance of the करंट। मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी कुछ रुकावट पैदा करेगा करंट के रास्ते में, तो क्या कहेंगे उसको? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसीलिए बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग जनरली करते हैं, अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, स्मॉल आर से। ये आपका प्लस, ये माइनस, ये वी वोल्टेज, सॉरी ईएमएफ होगा ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, ये आप लोगों को समझना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक, इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा बोर्ड गीला है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि आपका करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ करंट के बारे में, करंट को आप वाटर की तरह ट्रीट करेंगे। जब पूरे सर्किट एनालिसिस में, क्या हो रहा है यार, ये यू विल ट्रीट द करंट एज वाटर। जैसे करंट को फ्लो कराएंगे जैसे कि वाटर फ्लो करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पाइप आ रहा है, ये पाइप कुछ एक हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया, स्ट्रेट चला गया, फिर यहाँ आया, चला गया, इधर चला गया। ठीक है, हमें क्या करना है, करंट को मानना है पानी की तरह। से वाटर फ्लो करता है ना। अब देखिए वाटर की टेंडेंसी क्या होती है। मान लीजिए वाटर यहाँ से आ रहा था, तो वाटर स्ट्रेट तो निकल नहीं जाएगा पूरा,
some portion of the water will go this side and some portion of the water will go this side. जहाँ पे पानी का बंटवारा हो अलग अलग ब्रांचेज में, या पानी जहाँ पे बट जाए अलग अलग ब्रांचेज में, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी को करंट मानना, मतलब जहाँ पे करंट बढ़ जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज योर जंक्शन. तो जंक्शन वो जगह है जहाँ पे एक से ज़्यादा करंट का आना जाना लगा हो, मतलब करंट वहाँ पे आ भी रहा हो और वहाँ से जा भी रहा हो. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जंक्शन पे करंट रुकता नहीं है, आया और चला गया. 2 एम्पियर आया तो 2 एम्पियर चला गया. तो मतलब जहाँ से करंट का बंटवारा हो जाए, बढ़ जाए करंट, वाटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. जहाँ पे करंट बढ़ जाए, जो ब्रांचों में बटेगा वो ब्रांचेस क्या होंगी, आपस में पैरेलल में होंगी. और जहाँ पे करंट ना बटे, मान लो ये करंट आया यहाँ तक कहीं बट रहा है, तो ये दोनों ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में हुई नहीं, पानी की तरफ फ्लो कराइए, कहीं बट रहा है नहीं. अब यहाँ पे फिर बढ़ गया, तो ये दोनों ब्रांचेज आपस में क्या हो गई, पैरेलल में. तीसरी वाली भी पैरेलल में, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है. मतलब अलग अलग करंट जाएगा तो ब्रांचेस क्या होंगी, पैरेलल में होंगी. मतलब करंट बढ़ जाएगा तो पैरेलल में होंगी, और नहीं बटेगा तो सीरीज में होंगी. पाइप कितना भी मुड़ के आ रहा हो. मान लीजिए ये आ रहा है आपका पाइप, बताइए करंट यहाँ पे एंटर किया या वाटर एंटर किया. वाटर को करंट की तरह ट्रीट करना, बताइए कहीं बटेगा, कहीं नहीं बट रहा. चाहे इतना मुड़ के आ जाए पाइप, पानी कहीं बट नहीं रहा है, इससे वाटर निकल आएगा. ये चीज़ क्लियर है. जहाँ पे करंट बढ़ जाए वहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होंगी ब्रांचेस, जो ब्रांच में जा रहा है करंट. और जहाँ पे करंट ना बटे वो ब्रांचेस क्या होंगी, सीरीज में होंगी. अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को. अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं. हम लोग पढ़ेंगे KCL, इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ. क्या होता है भाई, नेट करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0, या जितना करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ उन सबको जोड़ के एक तरफ रख दो, जितना करंट जा रहा है उन सबको जोड़ के एक तरफ रख दो, वो बराबर आएगा. या तो नेट करंट जीरो. नेट करंट जीरो कब होगा, जब आने वाले को पॉजिटिव लेंगे और जाने वाले को नेगेटिव लेंगे. तो दोनों ही तरह से हम करके दिखाते हैं. मान लो ये करंट है, देखिए 2 एम्पियर और ये 4 एम्पियर. आने वाला करंट कितना है, 2 + 4. इस जो जंक्शन है ना, ये आपका क्या है, जंक्शन. ये कोई ब्रांच नहीं है, ये एरो इंडिकेट कर रही है कि दिस इज़ योर जंक्शन. जितना करंट आ रहा था उन दोनों को जोड़ दोगे तो उतना ही करंट जाएगा बाहर. यहाँ से यहाँ पर रुकना नहीं है किसी करंट को. इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि आने वालों को सबको जोड़ के एक तरफ रख दो, तो 4 + 2 या 2 + 4, और जाने वाले को एक तरफ रख दो, बराबर आएगा. ठीक, अगर ये वैल्यू पहले से पता है तो. ठीक, या इसका उल्टा कर दें कि आने वाला जितना है सबको पॉजिटिव कर लो. देखो जंक्शन की तरफ जो आ रहा है सबको पॉजिटिव कर लो, जो जा रहा है उसको नेगेटिव कर दो, आंसर 0 आएगा. सच में आ रहा है, 6 - 6 कितना आ गया, 0. और एग्जाम्पल देखते हैं. 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 12 एम्पियर, 2 एम्पियर. यहाँ से बताना है कितना करंट जा रहा है. ये आपका क्या है, एक पॉइंट है जिसको हम लोग जंक्शन कहते हैं. ठीक, दोनों में से कोई तरीका निकाल लो. आई नेट 0 कब होगा, जब आने वाले को पॉजिटिव लेंगे और जाने वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ठीक, और इसमें क्या है कि जो आ रहा है उसको जोड़ के एक तरफ रख दो. ये क्या है, समेशन, मतलब सबका एडिशन. जो आ रहा है करंट जंक्शन की तरफ उन सबको जोड़ के एक तरफ रख दो, और जो जा रहा है उन सबको जोड़ के एक तरफ रख दो, बराबर आएगा. जो आसान लगे वो कर लो. तो चलो हम ये वाला करते हैं. आने वाले सबको जोड़ दो. आने वाला कौन सा है आपका, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर. मतलब 8 + 6, एक और आने वाला है 2 एम्पियर + 2. ये आने वाला था, आने वाला और कोई तो नहीं है, नहीं है. अब जाने वाले के बराबर रखना है. जाने वाला कौन है, मान लेते हैं ये हमारा x था. जाने वाला कौन है, 12 + x. जितना आया था टोटल उतना ही जाएगा, है ना. तो 8 और 6 14, 2 16, 16 = 12 + x. तो x = कितना आ जाएगा,
4 एम्पियर्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो क्या है कि आने वाले को जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो और जंक्शन से दूर जाने वाले को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो और बराबर किसके रख दो, 0 रख दो। तो क्या होगा भाई, आने वाला कौन है 8 + 6 + 2 और जाने वाला कौन है, उनको माइनस में लेना है, -12 और x = 0। तब भी वही आएगा, 8 6 14 16 में से 12 गए 4, तो 4 यहाँ पे देखिए 4 - x = 0, तो x = कितना आ रहा है, 4 एम्पियर्स। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि यहाँ से I करंट आ रहा है, यहाँ पे मान लो I1 चला गया, समझिएगा बात में, ये सर्किटरी एनालिसिस में काम आएगा आपके। I1 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, I - I1। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लो 6 एम्पियर का करंट आ रहा था, यहाँ पे 2 एम्पियर चला गया, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, 6 - 2 मतलब कितना, 4 एम्पियर। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। देखो I1 चला गया तो यहाँ कितना आएगा, I में से I1 घटा दो, एग्जाम्पल है उसका। इतना नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो करंट को एज अ वाटर ट्रीट करना है, जहाँ पे वाटर बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, मतलब क्या हो रहा है, वो दोनों ब्रांचेज आपस में क्या है, पैरेलल में है, और जहाँ ना बटे वो सीरीज़ में है। पाइप चाहे जितना मुड़ा हो, मतलब वायर चाहे जितनी मुड़ी हो, वायर और पाइप को एक चीज़ मान के चलना है, ठीक है। जैसे पाइप में वाटर वैसे ही वायर में करंट, ठीक। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं KVL। क्या पढ़ते हैं, KVL, इसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये भी बहुत सिंपल सी बात कहते हैं हजरत, समेशन V = 0 फॉर अ क्लोज लूप, फॉर अ क्लोज लूप, मतलब एक क्लोज पाथ के लिए सारे वोल्टेजेस का सम 0 है। मतलब वही है कि इंक्रीजिंग वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है, डिक्रीजिंग वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। याद रखिएगा एक चीज़, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हायर वोल्टेज पे होता है, या हायर वोल्टेज या कहें पोटेंशियल, डिवीज़न नहीं है ये, स्लैश है, हायर वोल्टेज ब्रैकेट कर देते हैं पोटेंशियल। और आपका नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लोअर वोल्टेज पे होता है, लोअर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक। अब अगर मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा भाई, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर हाइट से लोअर हाइट पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाइट में ड्रॉप आ रहा है। वोल्टेज एक तरह की हाइट है, पॉजिटिव ज़्यादा हाइट पे होता है, नेगेटिव कम हाइट पे। ज़्यादा हाइट से नीचे कम हाइट पे आओगे तो क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज लिया जाएगा, दैट इज -V, ठीक। अब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है करंट तो क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा, वोल्टेज राइज होगा, मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज लिया जाएगा। याद रखिएगा ये तरीका है, दैट इज +V। भाई लोअर है, नेगेटिव चार्ज क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, लोअर वोल्टेज पे है, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या हुआ, राइज इन वोल्टेज हुआ, तो इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे। तो राइज वाले को पॉजिटिव और फॉल वाले को नेगेटिव लेंगे और सबको इस तरह से रखेंगे जोड़ के, तो क्या आंसर आएगा, 0 के बराबर। ये बात कहता है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फॉर अ क्लोज लूप वी हैव नेट पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस रूल को आप लोग नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये।
तो एक चीज़ आप लोग दिमाग में बसा लीजिए कि पॉजिटिव से निगेटिव गए तो निगेटिव वोल्टेज, और निगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव वोल्टेज। जहाँ वोल्टेज राइज होगा वहाँ प्लस वी, जहाँ फॉल होगा वहाँ माइनस वी। ठीक है, तो चलिए भाई ये रूल मैं यहाँ कहीं कॉर्नर पे लिख देता हूँ। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या लिया जाएगा, माइनस वी, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या लिया जाएगा, प्लस वी। ठीक, अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। तो आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का क्या हमें पता करना है, कॉम्बिनेशन पता करना है। दो तरह से होते हैं, एक तो होता है सीरीज़, जहाँ पे करंट ना बढ़ रहा हो, तो सीरीज़ के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है भाई, मान लो ये है, एक V वोल्टेज का सोर्स है, ये R1, ये R2, ये आपका R3 है। जस्ट इमेजिन, जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र ना किया जाए तब तक आप लोग अपने से नहीं करना कुछ, क्योंकि मतलब मान लिया है यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है ना, नहीं तो EMF दे के यहाँ पे एक स्मॉल r दे देता। तो जब तक जिक्र ना हो तब तक आप लोगों को कंसीडर नहीं करना। अगर मान लो दिया भी है तो आप क्या करोगे, यहाँ एक छोटा सा R बना लोगे। ठीक, दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ओवरऑल लोड तो सर्किट पे ही पड़ रहा है ना। तो भाई देखिए करंट निकला, सबसे पहली चीज़ जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ड्रॉप वोल्टेज में होता है, करंट में नहीं। किसी बैटरी से अगर आई एम्पियर का करंट निकल रहा है तो आई एम्पियर का करंट ही वापस जा रहा है, चाहे जितना बढ़ जाए, घूम फिर के वापस क्लोज अगर लूप है तो वापस अगर आई निकला है तो आई ही आएगा। 5 एम्पियर का करंट निकला है तो 5 एम्पियर ही वापस आएगा बैटरी के अंदर। ये बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब भाई यहाँ पे आई गया, ये यहाँ पे भी आई जाएगा, पार कर जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, पार कर जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, आई पूरे में घूमता रहेगा। ठीक, याद रखिएगा सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट एट ऑल रेजिस्टर्स, एट ऑल रेजिस्टर्स। और दूसरा क्या है, करंट इज सेम, क्योंकि सीरीज है, करंट इज सेम एट ऑल रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर में भाई करंट सेम जाएगा। अगर आई जा रहा है तो आई R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में। वोल्टेज ड्रॉप आपका अलग अलग है, V1 यहाँ पे है, V2 यहाँ पे है, और V3 आपका यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए कि हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे वोल्टेज राइज मिलेगा वो पॉजिटिव लेंगे, जहाँ जहाँ पे वोल्टेज फॉल मिलेगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, हम ये कर क्यों रहे हैं सीरीज पैरेलल, हमसे क्या मतलब, क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आए। सीरीज में इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे रहने से बेहतर है कि एक रेजिस्टेंस निकल आए जो इन सबके बराबर का काम करे। तो दैट रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारा टारगेट ये है कि ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाए, एक रेजिस्टेंस हो और ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो, ये आर इक्विवेलेंट हो। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक, तो आप यहां से समझिए कि देखिए जिस रास्ते में करंट जा रहा है उसी रास्ते में हमें काउंट करना है। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव से वोल्टेज राइज हो रहा है तो इनको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर भाई याद रखिए करंट हमेशा, मैं लिख देता हूं इस चीज को भी, चलो, करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हायर V टू लोअर V, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट। तो मतलब अगर करंट यहां से यहां जा रहा है तो ये हायर हाइट पे होगा और ये लोअर हाइट पे होगा। और आप देख भी सकते हैं क्योंकि जो वायर होती है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की होती है, यही पॉजिटिव यहाँ पे आके अपीयर है। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 कितना होगा भाई, -V1 होगा। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे हैं ना इस वोल्टेज को, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या लेते हैं, नेगेटिव भी। अब भूल जाओ ये सिंबल,
अब करंट यहाँ से यहाँ जाता दिख रहा है, मतलब ये हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा, ये पॉइंट हायर पे होगा, ये पॉइंट लोअर, ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर आगे गए, ये पॉजिटिव हो गया, पिछला भूल जाओ, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये -V3 और ये किसके बराबर होगा, 0, सिंस नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो आपका V बराबर कितना आ जाएगा, सबको एक राइट साइड भेज दो, क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितने भी वोल्टेज सोर्स रहे हो, R1 R2 R3 R4 R5 R6 जितने भी रहे हो, तो इसीलिए डैश डैश करके इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पे बताओ आपका करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू V/R इक्वलेंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना V इज इक्वल टू IR, लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, इसको याद रखिएगा, हार्ड एंड फास्ट रूल है ये, एकदम बेसिक। तो V कितना आएगा, I तो सब में सेम है, R इक्वलेंट। V1 क्या होगा, IR1, करंट तो सेम है। V2 क्या होगा, IR2, और V3 क्या होगा, IR3, और जितने होंगे सबके साथ ऐसे ही होगा, सीरीज में सब होने चाहिए, ठीक। अब देखिए IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक। I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश। इसको सब लोग नोट कर लीजिए भाई, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, और V2 इज इक्वल टू क्या होगा, IR2, और V3 इज इक्वल टू क्या होगा, IR3। मान लो n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये IRN होगा, ठीक। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा, और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ, जो कि इसी चैप्टर का है। तो हमने डिस्कस कर लिया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या होगा भाई, जिसमें करंट बढ़ जाए, मतलब ये आपका और ये आपका, ये आपका लगा दिया मैंने भाई, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक। बेसिक तरीका क्या है, करंट का रास्ता पहले पता करें। I निकला है तो I वापस भी आएगा, चाहे जितना घूम फिर ले। यहाँ पे I आया, कुछ हिस्सा बट के यहाँ चला जाएगा I1, कुछ यहाँ पे चला जाएगा I2, और कुछ यहाँ चला जाएगा I3। करंट बढ़ रहा है, ये जंक्शन है, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल में, लेकिन यही वोल्टेज यहाँ भी अपीयर होगा, यहाँ भी अपीयर होगा, यहाँ भी अपीयर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, करंट इज डिफरेंट एट ऑल रजिस्टर, वोल्टेज इज सेम। यहां पे क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि इस जंक्शन पे अगर देखा जाए तो I किसके बराबर होगा, तीनों के बराबर होगा। मतलब हमारा जो पहली बात तो हमारा टारगेट क्या है कि ये सब रेजिस्टेंसेस को हटा दिया जाए और इनके जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाए जो इनकी तरह काम करे, इनके इक्विवेलेंट काम करे, और यहाँ से I जाए और I वापस आए, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट, ठीक, क्लियर। तो I बराबर क्या होगा भाई,
I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने मान लो 4 5 6 7 8 ब्रांचेस, उसी तरह से ये I की जगह क्या हो जाएगा V/R1, ये क्या होगा I1 क्या होगा, सॉरी V/R1 नहीं, V/R इक्वलेंट, और यहाँ क्या होगा I1 क्या होगा V/R1, ये क्या होगा I2 क्या होगा V/R2 प्लस V/R3, V/R3 प्लस, ठीक। V यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो भाई है ही कॉमन की तरह, V कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/, तो देखिए V से V क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 1/R इक्वलेंट, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उनको रेसिप्रोकल करके सिंपली ऐड कर देंगे। सो नोट करें आप लोग, से आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई कि पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज एक तरह से कह सकते हैं कि खर्च होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं बैटरी सिस्टम के बारे में, बैटरी कैसे होती है, क्या होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर तो आपको याद करके रखना ही है। चलिए अब देखिए बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ये आपका बैटरी किस फॉर्म में दिया जाएगा, ईएमएफ के फॉर्म में, विदाउट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दो पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। देखिए इसकी दो कंडीशंस बनती हैं, एक तो भाई बैटरी चार्जिंग मोड में जब होगी तो बैटरी के अंदर करंट जाएगा, तो पहला केस हम लोग क्या करेंगे डिस्चार्जिंग मोड, डिस्चार्जिंग मतलब करंट इज कमिंग आउटवर्ड, बैटरी से बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, करंट बैटरी से बाहर निकल रहा है। तो भाई बाहर जो निकल रहा होगा, मान लो आई निकल रहा है तो आई वापस भी जा रहा होगा, तो आ गया ना एक रेजिस्टेंस सीरीज में। चाहे इस रेजिस्टेंस को आप इधर भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ओवरऑल सीरीज में आ रहा है, घूम फिर के वापस आ रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी वजह से। तो यही जो ईएमएफ है वही वोल्टेज तो यहाँ अपीयर नहीं होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। तो जो आपका वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू ईएमएफ, और इस ये ड्रॉप हो रहा है मतलब घट रहा है, तो माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा IR। या आप इसको ऐसे समझो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। तो आप इसको कह सकते हो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये आपका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। अब समझिएगा इस बात को, मान लो कोई बैटरी लगी है, तो याद रखिएगा ईएमएफ नहीं अपीयर होगी यहाँ पे क्या अपीयर होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज, और ये किसके बराबर होगा, अगर करंट बाहर निकल रहा है तो E माइनस IR के बराबर अपीयर होगा। याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, आप सोचो कि यही वोल्टेज यहाँ अपीयर हो जाए, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में तो है नो डाउट, लेकिन इसका वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ अपीयर होगा, ठीक है। करंट चाहे भाई यहाँ से गया वापस घूम फिर के आ ही तो आएगा,
तो इसका ड्रॉप वही टर्मिनल वोल्टेज लेने के बाद, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ईएमएफ में से इसका वोल्टेज ड्रॉप जो इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा है उसको आपको घटाना पड़ेगा। तो ये तो भाई आपका पहला केस हो गया चार्जिंग मोड, सॉरी डिस्चार्जिंग मोड, ठीक है। नाउ सेकंड केस आपका क्या है, चार्जिंग मोड। सेकंड केस क्या है, चार्जिंग मोड, मतलब जब करंट बैटरी के अंदर जाए, दैट मीन्स कि ये स्मॉल आर करंट ये अंदर जा रहा है, जितना जाएगा उतना उस पार से निकल आएगा। वी लिख दे रहा हूं बार बार, ये ई है, तो ये V बराबर कितना होगा, E प्लस आई आर। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है तो क्या होता है, करंट भाई ये तो फिक्स है, करंट आपका इस्तेमाल होता जा रहा, घटता जा रहा, घटता जा रहा, भाई करंट बढ़ता जा रहा, ये वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा, बढ़ता है, तो इसमें से चीज़ें घटती जा रही, घटती जा रही। एक टाइम आता है जब ये दोनों मैच कर जाते हैं तो वोल्टेज क्या जीरो है, तो कहते हैं भाई बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और यहाँ क्या होगा, देखिए ईएमएफ तो है और ये करंट आप बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता, तो ये ईएमएफ और ये दोनों जुड़ के बढ़ाते जाते हैं। तो चार्जिंग के वक्त बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल बढ़ता जाता है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घटता जाता है। तो डिस्चार्जिंग मोड में टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, और इसमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, यहां पे क्या होगा आपका, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं। चार्ज करते भाई, जैसे मान लो लाइट नहीं आ रही तो बैटरी से करंट बाहर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द बैटरी, दैट्स व्हाई इट्स वोल्टेज विल स्टार्ट गेटिंग डाउन, धीमा होता चला जाएगा। तो इन्वर्टर में खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझिए कि इन्वर्टर में एक ऐसा सर्किट लगा होता है, एक ऐसा सेंसर लगा होता है जो डिज़ाइन होता है कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज से अगर नीचे वोल्टेज गया, टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या करेगा, वो बीप का साउंड बजाता है या फिर वहाँ पे फ्यूज़ डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी घर में लाइट बहुत देर तक चली गई, मतलब इन्वर्टर बहुत देर तक इस्तेमाल हो गया, यूज़ हो गया, तो क्या होता है, उसमें बीप साउंड आ जाती है। वो वही होता है कि जब वोल्टेज लेवल एक लेवल से नीचे चला गया तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम लगा होता है कि वो उसको एक बीप साउंड बजा देता है। दैट मीन्स कि आप अपने लोड को कम करें या बंद कर दें, ठीक। और चार्जिंग के वक्त क्या होता है, जब लाइट आ जाती है तो भाई इन्वर्टर चार्ज होता रहता है। चार्जिंग के वक्त क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता चला जाता है, एक लिमिट पे आके रुक जाता है। ये भी नहीं कि बढ़ता चला गया बैटरी फट गई, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब सेंसर्स लगे होते हैं इन्वर्टर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ये था डीसी सर्किट एनालिसिस लेक्चर नंबर 1। इट वॉज योर डीसी सर्किट एनालिसिस लेक्चर 1, ठीक। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर 2 में, इसी एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब, ठीक है, नीट 2021 के लिए। सो एवरीवन शेयर द वीडियो एंड लाइक इफ यू लाइक इट, ओके। थैंक यू एवरीवन।